हाँ, हेडिंग होगी पायरोलिनियस अम्ल से CH3OH का निर्माण। ठीक है, यही तो है शांत हो लीजिए थोड़ा सा। देखिए, पायरोलिनियस अम्ल से कौन सी है, कौन सी है? और कोई ये है? ये पकड़ लो। देखिए, पायरोलिनियस अम्ल से CH3OH का निर्माण। अब जरा देख लीजिए है क्या इसमें। आपने जो अभी प्रोसेस देखा है, अरे शांत हो जाओ बेटा। देखिए, जो आपने पीछे प्रोसेस देखा था वो प्रोसेस आपका काहे का था? ठीक है, पायरोलिनियस अम्ल बनाने का था। वो आपका मेथिल अल्कोहल बनाने का प्रोसेस नहीं था। वो प्रोसेस काहे का था? पायरोलिनियस अम्ल बनाने का था। अब हम पायरोलिनियस अम्ल की सहायता से क्या करेंगे? अल्कोहल प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे आपको बताया हमने कि पायरोलिनियस अम्ल जब बनता है तो पायरोलिनियस अम्ल में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उपस्थित होते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है, एसीटोन होता है, अल्कोहल्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और भी कई सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो उसी में से हमको क्या करना है? इसको निष्कर्षित करके लाना है। ठीक है, तो जरा लिख लीजिए इसको। लिखिए, पायरोलिनियस अम्ल को एक फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं। पायरोलिनियस अम्ल को एक फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं। पायरोलिनियस अम्ल को एक फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं और गर्म वाष्प को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। गर्म वाष्प को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, जिससे कैल्शियम एसीटेट बन जाता है, जो ठोस अवस्था में रहता है। मेथिल अल्कोहल तथा एसीटोन की वाष्प मेथिल अल्कोहल तथा एसीटोन की वाष्प संघनित्र से होकर ग्राही में चली जाती है। उसके आगे है मेथिल अल्कोहल तथा एसीटोन को प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जरा रिएक्शन कि यहाँ से हो क्या रहा है। तो सबसे पहले जो आपका एसिटिक अम्ल इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, जो एसिटिक अम्ल का हिस्सा होता है, एसिटिक अम्ल आता है
CH3COOH CH3COOH। ठीक है, हमने क्या किए हैं, 2 अणु ले लिए हैं काहे के, एसिटिक अम्ल के। जो 2 अणु एसिटिक अम्ल के लिए हैं, इनको चूने के पानी के साथ हमने क्या कर दिया, प्रवाहित करा दिया है। काहे के साथ, चूने के पानी के साथ हमने क्या कर दिया, इनको गर्म कर दिया, यानी चूने की। ठीक है, इसकी वाष्प को क्या है, आपने जो लिखा है कि इनकी वाष्प को चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो यहाँ से होगा क्या, देखिए आपको पता चल रहा होगा कि H2O, पता चल रहा है, देखिए देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ से H2O निकल जाएगा आपका और यहाँ से H2O निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 2 अणु आपके H2O के निकल जाएंगे। तो यहाँ से 2 अणु H2O के निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या बचेगा, देखिए जरा ध्यान से, CH3CO है, CH3CO, ये वाला O और ये वाला O बचा है, लगा दिया। और क्या हो गया, Ca, यही तो बचा, Ca दोनों के साथ जुड़ जाएगा और प्लस आपका H2O के दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए रिएक्शन को जरा। कर लिया। अब उसके बाद देखिए, अब हेडिंग डालिए शोधन। अब इसको हमें शुद्ध करना है, इसमें जो अशुद्धियां हैं उनको गायब करना है। ठीक है, इनका हमें शोधन कर लेना है, इनमें जो अशुद्धियां हैं उनको गायब कर लेना है। तो देखिए, जब भी मुख्यतः अशुद्धियां पाई जाती हैं तो या तो जो उसमें बन रहा है उन पदार्थों की होंगी या सामान्यतः नमी की अशुद्धियां होती हैं। अगर अशुद्धियों की बात करेंगे तो आप जानते होंगे शायद H2O भी क्या है, एक अशुद्धि ही तो है। फिर वैसे हमको लगता है कि H2O क्या है, कि प्योर है, कोई भी चीज़ साफ़ करनी हो, धुलनी हो तो हम क्या करते हैं, पानी से धुल लेते हैं। लेकिन अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाए तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जल का मतलब क्या है, एक कंपाउंड ही तो है। अगर जल की बात करेंगे तो H2O एक कंपाउंड है। H2O अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हम करा रहे हैं तो H2O एज अ अशुद्धि आप कह सकते हैं या इम्प्योरिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई अभिक्रिया करानी है, अब इम्प्योरिटी अशुद्धियों का काम क्या होता है, काम गड़बड़ कर देना। अशुद्धियाँ यही तो करती हैं, काम सुधारती तो है नहीं। अशुद्धियों का काम होता है कि काम को गड़बड़ कर देना, कि जो भी पता चला रिएक्शन हो रही थी उसको गड़बड़ा दिया तो हम कह देंगे कि इसमें क्या हो गया, अशुद्धि मिला दी गई। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे मान लिया जाए कि आपने क्या कर दिया, ठीक है, सोडियम ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम ले लिया। अब अगर आपने सोडियम ले लिया या मैग्नीशियम ले लिया या इस तरह की कोई भी चीज़ ले ली और आपने क्या कर दिया, उसमें पानी मिला दिया शुद्ध करने के लिए, साफ़ करने के लिए, तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फिर तो आप जानते हैं जल ही जाएगा वो, यानी वो ख़त्म हो जाएगा। तो किया जाता है कभी कभार, अब जैसे मान लीजिए लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपसे कहा जाता है परखनली साफ़ करिए। फिर मान लीजिए आपसे क्या कहा गया, परखनली साफ़ करके भाई मिलाओ, क्योंकि अगर परखनली आपने टेस्ट ट्यूब साफ़ नहीं करी तो समस्या क्या होगी, हो सकता है कोई दूसरा केमिकल उसमें यूज किया गया हो या कोई दूसरा केमिकल हो, हम करना कुछ और चाह रहे हैं रिएक्शन, वहाँ से पता चला कुछ और आ रही। तो सामान्यतः यही होता है कि हम क्या करें, परखनली या टेस्ट ट्यूब को साफ़ कर लें। अब अगर हम टेस्ट ट्यूब को साफ़ कर लेंगे तो हमारे पास साफ़ करने के लिए सबसे पहला एक ही ऑप्शन आता है कि इसको क्या करें, पानी से धुल लें। यही तो आता है कि पानी से धुल लें। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपने टेस्ट ट्यूब को पानी से धुल दिया तो वो साफ़ होने की बजाय और गंदी हो गई, और गंदी होने से मतलब है कि अशुद्धि आ गई उसमें, कि पहले हो सकता है कम अशुद्धि हो, अब अशुद्धि ज़्यादा आ गई। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की अभिक्रिया हम करा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमने क्या कराया है, कोई ऐसी रिएक्शन कराई है जो पानी के साथ अभिक्रिया कर जाता है, जैसे सोडियम है, ज्वलनशील है इस तरह का, तो वहाँ पर विस्फोट भी हो सकता है। वरना हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि हम जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो क्या कर जाए, H2O से अभिक्रिया कर जाए। तो H2O वहाँ पर एक शुद्धि कारक नहीं है, वो एक क्या है, इम्प्योरिटी है, यानी एक अशुद्धि है। तो हम करते क्या हैं, अब मान लीजिए कोई परखनली गंदी है,
तो अब जाहिर सी बात है यार, पड़ेगा तो धुलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन अशुद्धि अगर हमने H2O के साथ धुल दिया, उसको पानी के साथ धुल दिया, तो क्या हो गया, शुद्धि ऐड हो जाएगी। तो हमको क्या करना पड़ता है, उसमें से वो गायब करना पड़ता है। तो हम करते क्या, या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम परखनली को पोंछ पाछ के लाएं, या तो हम क्या करें, उसको बाकायदा क्लियरली पोंछ के ही लाएं, धुल के ना लाएं। लेकिन अब मान लो कोई अवक्षेप बना पड़ा है, ठीक है, अब अवक्षेप बना पड़ा है, अब साफ करने से तो होगा नहीं, ऐसे धुलना ही पड़ेगा उसको। तो अब धुलना पड़ा, पता चला, तो उसमें क्या होगी, जल की अशुद्धि आ जाएगी। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, या तो एसीटोन, ध्यान रखिएगा, या तो एसीटोन और या फिर CaCl2, ठीक है, CaCl2 या CH3COCH3, ये जो कारक हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, जल को सोखने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसीलिए जब भी कभी नमी की अशुद्धि को आपको दूर करना होता है, या कहीं पर अगर पानी की अशुद्धियाँ आ गई हैं, उनको अगर आपको क्या करना है, वहाँ पर हटाना है, तो आप क्या करते हैं, या तो CaCl2 डाल के उनको सुखा दीजिए, या तो आप एसीटोन डाल के उनको क्या कर दीजिए, सुखा दीजिए। जब आप ऐसा कर देंगे तो उसमें उस चीज़ की, ठीक है, इम्प्योरिटीज नहीं बचेंगी। अब होता क्या है, ये दो चीज़ें आ जाएंगी, अगर इनसे धुल देंगे तो ये दो चीज़ें आ जाएंगी। ये इतनी रिएक्टिव है नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादातर कंपाउंड से वो रिएक्शन नहीं करती, यानी अनवांटेड रिएक्शन आपको नहीं देंगी। थोड़ी देर बाद ये क्या है, अगर पर्सनली आप रख देंगे 2-3 मिनट के लिए, तो ये उड़ भी जाएंगी। यानी कहने का मतलब है वो अशुद्धि आपकी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से गायब हो जाएगी। इसलिए हम करते क्या हैं, अशुद्धियों को दूर करने के लिए या तो हम एसीटोन को मिलाते हैं, और या फिर हम काय को मिला देते हैं, CaCl2 को मिला देते हैं। तो इसमें भी यही कुछ ऐसा ही करना है। तो लिख लीजिए ज़रा इसको, लिखिए, इनमें कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया जाता है, तो मेथिल अल्कोहल CaCl2 के क्रिस्टल, तो मेथिल अल्कोहल CaCl2 के क्रिस्टल, तो मेथिल अल्कोहल CaCl2 के क्रिस्टल 25 डिग्री ताप पर मेथिल अल्कोहल CaCl2 एक साथ मिलते हैं। समझ रहे हैं, वो अलग अलग नहीं है, एक साथ मिलके जो क्रिस्टल बना रहे हैं। मेथिल अल्कोहल CaCl2 के क्रिस्टल 25 डिग्री ताप पर बनते हैं। इन क्रिस्टलों को गर्म करके बिना बुझे चूने से आसवित कराने पर, गर्म करके बिना बुझे चूने से आसवित कराने पर, गर्म करके बिना बुझे चूने के साथ आसवित कराने पर शुद्ध CH3OH प्राप्त हो जाती है। शुद्ध CH3OH प्राप्त हो जाती है। शुद्ध CH3OH यानी अल्कोहल, शुद्ध CH3OH प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब भौतिक गुण लिख लीजिए इसके, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नंबर 1 लिखिएगा, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। अगला पॉइंट, इसमें शराब जैसी गंध आती है। स्पिरिट की महक सूंघी तो होगी ही सभी ने लगभग। इसमें शराब जैसी गंध आती है। इसका स्वाद तीखा होता है। आगे लिख लो अगली लाइन से, इसका स्वाद तीखा होता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसका क्वथनांक 64.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 64.5 डिग्री सेल्सियस होता है।
कि इसका क्वथनांक 64.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब रासायनिक गुण लिख लीजिए। तो रासायनिक गुण में नंबर 1 पहली हेडिंग लिख लीजिएगा, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया। रासायनिक गुण में पहली हेडिंग लिख लीजिएगा, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया। ठीक है, तो ये चीज सुन लीजिए, जब भी अल्कोहल, ठीक है, अगर क्या करेगा, अल्कोहल आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से अपक्रिया करेगा तो एल्केन बनाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक अगर क्रिया करेगा काहे से, ठीक है, अल्कोहलों से, तो क्या बनाएगा, एल्केन्स बनाता है। तो लिख लीजिए जरा, लिखिए इसमें, मेथिल अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया कराने पर मेथेन गैस बनती है। मेथेन गैस, क्रिया कराने पर मेथेन गैस बनती है। अब देखिए क्या होगा, यहां से अगर देखें आप तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक CH3MgBr ले लें, CH3MgBr ये हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ठीक है। इसकी क्रिया हमने अल्कोहल से करा दी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब भी इसकी क्रिया अल्कोहल से कराएंगे तो ध्यान रखिएगा ये वाला H इधर जाएगा, ठीक है, और बाकी पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है CH3 ये है और H ये है, क्या हो जाएगा, CH4 बन जाएगा। यानी यहाँ से क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, और प्लस यहाँ से Mg आएगा, Br है, एक बॉन्डिंग Br से कंप्लीट हो जाएगी, और एक OCH3 ये तो बच रहा है, O भी तो बचा है इसके पास, OCH3 बचा है, वो इधर लग जाएगा OCH3, ठीक है। इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, जो OCH3 है आपका कोई स्पेशल नाम नहीं है इनके, ठीक है। अगर आपको लिखना होगा तो इनका जो सिस्टम है, ठीक है, जो आपको लिखना होगा मेथिल, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम के साथ जो इनकी बॉन्डिंग है आप उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो आप स्पेशली इनका कोई आपका जो नाम है CH3OH का, ठीक है, वो तो जानते हैं मेथिल अल्कोहल है, लेकिन अगर आप क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से मिथाइल ऑक्साइड करके, ठीक है, H हटाएंगे तो ऑक्साइड जनरेट होते हैं, मेथिल ऑक्साइड करके जनरेट होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर कहेंगे तो मैग्नीशियम, ठीक है, मेथिल ऑक्साइड, और साथ में क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इनके कोई स्पेशल नाम ऐसे है ही नहीं, ठीक है। अगर केमिकल्स की बात करें तो ये पहली चीज़ तो रेयर केमिकल्स हैं, समझ रहे हैं। अगर कोई रेगुलर केमिकल्स होते तो उनका क्या है, यूजफुल एक नाम होता, और जो ज़्यादा यूजफुल होते हैं यानी जो ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं उनके क्या होते हैं, स्पेशल नाम होते हैं। लेकिन अगर क्या है, काफ़ी रेयर मिल रहे हैं, या जैसे कहीं पर बात करी, ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया कि कहीं पर एक रिएक्शन कराई और कोई कॉम्प्लेक्स मिल गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है संकर यौगिक। अब अगर उस तरह का मिल गया तो उनके कोई स्पेशल नाम नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो एज अ इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं। क्या होते हैं, एज अ इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं, उनका काम जनरेट होना नहीं है, वो क्या होंगे, जनरेट होंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिसोशिएट होंगे, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे वो, यानी मध्य के रूप में या मध्यवर्ती के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए उन पदार्थों को नॉर्मली हम क्या कह देते हैं, इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती कह देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनकी अगर बात करेंगे तो स्पेशल नाम से इनके नहीं होते हैं, बाकी जो आपको बताया हमने, ठीक है, मेथिल ऑक्सी, ठीक है, और बाकी Mg के साथ आप क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिख लीजिए जरा इसको, रिएक्शन को लिख लीजिए। कर लिया। अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया। सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया। तो इसमें 2 पॉइंट हैं। नंबर एक लिख लीजिए,
सांद्र H2SO4 के साथ सांद्र H2SO4 के साथ साधारण ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ साधारण ताप पर गर्म करने पर सांद्र H2SO4 के साथ साधारण ताप पर गर्म करने पर मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। जरा देख लीजिए रिएक्शन को, ठीक है। CH3OH, ठीक है, और क्या है साथ में H2SO4। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हम थोड़ा अलग बता दे रहे हैं इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा कि क्या करता है H2SO4। तो जो H2SO4 है जब वो टूटेगा तो देखिए H2SO4 जब बॉन्डिंग तोड़ता है अपनी तो H+ और HSO4- ऐसे तो टूटता है। एक बार फिर टूटेगा तो H+ और SO4- हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्या है, ये टूटेगा, अब इसके पास ये क्या जनरेट हुआ, प्लस जनरेट हुआ। देखिए मैकेनिज्म में कुछ स्पेशल नहीं होता है। मैकेनिज्म जो होती है क्रियाविधि पूछी बहुत जाती है। इंटर छोड़ दीजिए, इंटर में तो है ही नहीं कोई, ठीक है। अगर कहीं आगे देखेंगे तो मैकेनिज्म पूछी बहुत जाती है क्रियाविधियाँ, लेकिन होता कुछ स्पेशल नहीं है। तो यहाँ से देखा हमने, ये जनरेट हुआ। अब उसके बाद क्या करेगा, CH3 पर, CH3OH पर रिएक्ट करने जाएगा। हाँ, CH3OH पर रिएक्ट करने जाएगा। अब भैया देखो इसके पास ये किसको ढूंढना चाहेगा, माइनस को ढूंढना चाहेगा। किसी भी ऐसी चीज़ को ढूंढना चाहता है जो कैसी हो, नेगेटिव हो। अब इसके पास भैया डायरेक्ट माइनस तो दिख नहीं रहा कहीं, कि दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास अब क्रिया करने जाएगा, ऑक्सीजन के पास जुड़ गया जाके। तो देखिए जब कोई चीज़ जुड़ेगी जाके तो जुड़ने का नियम ये होता है कि अगर चार्ज वाले जुड़े हैं, दोनों चार्ज हैं, एक प्लस और एक माइनस, तब तो दोनों के आवेश खत्म हो जाएंगे, बात खत्म। प्लस प्लस हैं, जुड़ेंगे नहीं, जानते होंगे शायद। माइनस माइनस हैं, जुड़ेंगे नहीं। तो यानी कहने का मतलब है बॉन्डिंग करने का सिस्टम यही है कि या तो अगर प्लस माइनस हैं तो जाएंगे और एक दूसरे के चार्ज को खत्म कर देंगे। यहाँ पर प्लस माइनस तो है नहीं, यहाँ पर एक उदासीन है, प्रकृति इसकी है माइनस जैसी, लेकिन माइनस तो नहीं है, ये है माइनस नहीं है भैया, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़ मान लीजिए, अब कुछ काम कोई वैसा ही कर रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि उसी कास्ट का हो। जैसे बहुत से काम होते हैं, जैसे मान लीजिए आप चले जाओ कहीं मिठाई लेने चले जाओ, ये चले जाओ, तो ये सब काम किसका, हलवाई का होता है। हलवाई एक कास्ट होती है, समझ रहे हैं। लेकिन जितने यहाँ पर काम कर रहे होंगे कि हलवाई ही होंगे, सारे के सारे ऐसे शुरू कर दिए। दुकान व्यापार बिजनेस किसका काम होता है, बनियों का काम होता है। नॉर्मली आप दुकान खोले हुए देखिए कितने बनिया हैं, ठीक है, जात से तो नहीं होंगे। खाली कहने का मतलब क्या है, हो सकता है उस पर्पस से हो गए हों कि हमने वो काम करना शुरू कर दिया है। तो यानी कहने का मतलब ये कोई सिस्टम होता नहीं है कहीं पर, लेकिन बात ये होती है कि प्रकृति जो है, ठीक है, अगर वहाँ पर हम बात करेंगे तो वो काम डिफाइन कर दिया गया कि ऐसा है कभी। अब तो कोई काम कहीं कास्ट का और किसी चीज़ का लेना देना नहीं रह गया, वरना पहले सबके काम डिसाइड थे। पहले यही तो गड़बड़ियाँ हुई कि सबने क्या कर दिया भाई, कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने सबके काम डिवाइड कर दिए कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। जितने अच्छे अच्छे काम थे सब अपने हिस्से में रख लिए, ठीक है, और जितने खराब खराब काम थे वो सारे के सारे दूसरों को सौंप दिए कि भैया ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, ठीक है। अब क्या है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखेंगे चाहे जितनी, ठीक है, अच्छी कैटेगरी का हो और चाहे जितनी खराब कैटेगरी का हो, चाहे जितनी निचली कैटेगरी का हो, चाहे जितनी ऊंची कैटेगरी का हो, अब कोई भेदभाव नहीं है इस तरह का। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ST से ज़्यादा, ठीक है, ये कहा जाता है ST की बात करें, SC ST की ना जाता है। अब इस समय अगर कहा जाए तो देश का जो सबसे उच्चतम पद है, राष्ट्रपति, सबसे उच्चतम पद, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होता है, पहला नागरिक होता है, ठीक है। तो अब क्या है, आप समझ जानते होंगे शायद। तो अब इसके आगे कहा जाए तो क्या है, वो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। खत्म हो नहीं सकता कभी हालांकि, लेकिन दिखावे की दृष्टि से तो यही कहा जा रहा है कि भैया इस वर्ण व्यवस्था को खत्म किया गया है कि एक, ठीक है, अब समझ लीजिए अप्रवासी जो होते हैं इस तरह के लोग, वो जाके सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ है,
ठीक है, या बैठी हैं, यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति के पद पर। और ये संविधान में लिखा भी है, ये शब्द संविधान में लिखा था कि अगर जब आरक्षण दिया गया था तो इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी कि जिस दिन, ऐसा लिखा हुआ था कि समझ लीजिएगा, जिस दिन कोई आदिवासी, ठीक है, या एसटी, और वो भी महिला, क्योंकि आप जानते हैं अपने यहाँ महिला और पुरुष में भेदभाव अभी भी होता है, ठीक है। छोटा सा बच्चा पैदा होता है, अगर लड़की पैदा हुई तो एक अलग टाइप का मुंह बन जाता है, लड़का पैदा हुआ तो एक अलग टाइप का खुशी रहती है, ठीक है। अब ये सबका नहीं होता है, कुछ लोगों का होता है सिस्टम, लेकिन अभी भी भेदभाव है। तो अगर कहा जाए तो कहीं महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं कुछ भेदभाव तो ही है। इसीलिए उन्होंने ये कहा था, सबसे निचला ही नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन, ठीक है, जिस दिन समझ लेना, ठीक है, जो ये आदिवासी वाले हैं, अगर इनमें से कोई महिला सबसे ऊंचे पद पर, मतलब राष्ट्रपति के पद पर पहुंच जाए, उस दिन समझ लेना कि आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, अब सारा का सारा सब कुछ मैनेज हो गया है। लेकिन अब वही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें बदलाव संभव नहीं हो सकता है। अब जो कोई उसको पकड़ेगा, समझ रहे हैं, धधकता हुआ लावा है आरक्षण, समझ रहे हैं, आरक्षण का जो शब्द है वो अपने आप में धधकता हुआ लावा है, जो भी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश, वही जल जाता है, समझ रहे हैं। इसलिए उसको कोई छूता छाता है नहीं, क्योंकि जो भी उसको छुएगा, पकड़ेगा, उड़ जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, गायब ही हो जाएगा। इसीलिए उसको कोई पकड़ता नहीं है, बस क्या है, थोड़ा बहुत घुमाओ फिराओ इधर उधर, और ऐसा घुमाओ फिराओ किया जाता है जो देखने में ऐसा लगे अच्छा फायदा हो रहा है इससे, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, वरना वो खतरनाक चीज़ है। तो यहाँ से अगर देखा गया, इसकी अगर बात करेंगे तो ये क्या है, प्रवृत्ति इसकी कैसी थी, माइनस वाली, लेकिन माइनस है तो नहीं। तो अगर कभी ऐसा बॉन्डिंग हो या ऐसा कभी जुड़ाव हो रहा हो कि उदासीन और आवेशित, ध्यान से रखिएगा, उदासीन प्लस आवेशित, अगर कभी ये दोनों जुड़ेंगे तो रिएक्शन के पश्चात होगा क्या, उदासीन परमाणु पर चार्ज आ जाएगा और आवेशित परमाणु कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ध्यान रहेगा, उदासीन परमाणु कैसा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और चार्ज वाला पार्टिकल कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब इनकी क्रिया होगी तो ये कैसा है, उदासीन है, और ये कैसा है, चार्ज है। देखने में दिख ही रहा होगा, ये प्लस चार्ज है, इसके पास चार्ज वार्ज कोई नहीं है। तो जब ये जुड़ने जाएगा भैया तो ये CH3, ठीक है, ये O, एक H तो था ही, एक और H जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, चार्ज का उलट फेर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, कुछ नहीं रह जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हो गया। अब तो सबसे बड़ी समस्या तैयार हो गई, क्या हो गया, प्लस आ गया। ऑक्सीजन कह रहा है हटाओ हटाओ भैया, हमारे ऊपर प्लस दे दिया तुमने। ऑक्सीजन कैसा है, निगेटिव वाला है, वो कभी भी प्लस अपने ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे ही आपने उसके ऊपर प्लस दिया, देखिए यही मैकेनिज्म होती है, इसी को मैकेनिज्म बोलते हैं कि हमको आगे पता है कि क्या होना है, हमने ये कराया, अब वो कह रहा नहीं हमारे बस का नहीं है कि हम प्लस को झेल पाएँ, कह रहा हटाओ जल्दी यहाँ से। अब अगर प्लस को हटाने की कोशिश करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कुछ निकालना पड़ेगा। अब अगर कुछ निकालना पड़ेगा तो देखें निकलेगा क्या, H2O निकलना चाहिए भाई, H2O निकालेंगे तभी तो जाएगा। H2O होता कैसा है, उदासीन होता है, नहीं होता है, तो H2O तो उदासीन निकलेगा। अगर H2O उदासीन निकलेगा तो बेचारा प्लस को कहाँ छोड़ के जाएगा, यहीं छोड़ के जाएगा, जाएगा, प्लस को लेके तो जाएगा नहीं साथ में। अगर कोई छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो जो उसके आसपास होता है उसको क्या करता है, वहीं छोड़ छाड़ के जाता है। तो प्लस वाले को क्या करेगा, यहीं छोड़ के जाएगा, H2O निकल जाएगा। अब अगर H2O निकल गया तो प्लस कहाँ छूटा, CH3 के पास, तो CH3 प्लस हो गया। ये देखो माइनस इंतजार कर रहा है इसका कहीं, ठीक है, HSO4 प्लस है, ये HSO4 इसका इंतजार कर रहा है, और ठीक है, इंतजार में बैठे हैं। तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा और बर्निंग कर देगा, मतलब CH3 HSO4 बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसी को क्या कहते हैं, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देना है आपको, खाली मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, सिर्फ इतना सा, HSO4 आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब CH3 HSO4 मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और प्लस क्या होगा आपका, H2O निकल जाएगा, ठीक है। रिएक्शन लिख लीजिए जरा। ये नीचे वाली, ऊपर वाली तो पहले ही उसका किस्सा खत्म हो चुका है, ये इतना कंफ्यूज रहते हैं क्या, अभी तो लिखी थी शायद ऊपर, माइक भी परेशान करे। कर लिया।
अगला नंबर 2 इसमें लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट अवक्रिया है। लिखिए सांद्र H2SO4 के साथ सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री ताप पर मिथिल अल्कोहल की अधिकता में मिथिल अल्कोहल की अधिकता में अभिक्रिया कराने पर मिथिल अल्कोहल की अधिकता में अभिक्रिया कराने पर डाई मिथिल ईथर बनता है। अभिक्रिया कराने पर डाई मिथिल ईथर बनता है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से। देखिए एक चीज़ तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कई बार, H2SO4 क्या एनर्जी कारक होता है। H2SO4 जहाँ अभिक्रिया करेगा आप ये मान लेना कि H2O निकालेगा जरूर। तो यहाँ भी क्या किया, H2O ही निकाला है। ठीक है, तो H2O जरूर निकलता है किसमें, H2O में, और सॉरी H2SO4 के साथ। अब क्या कह रहे हैं, इसकी अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में ही हो रही है लेकिन आधिक्य में हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, CH3OH। ठीक है, इसके क्या कर लें, 2 हिस्से ले लें, CH3OH 2 अणु ले लिया हमने। उपस्थित काहे की ले ली, H2SO4 की ले ली, और ताप लगभग 140 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यानी ठीक है थोड़ा ताप को बढ़ाया गया है, नॉर्मल ताप नहीं रखा गया है। अब यहाँ पे क्या किया गया, फिर वही चीज़ है, H2SO4 का काम क्या है, मैकेनिज्म उसी तरह की, H+ जाएगा, OH को हटाएगा, वही पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ से अगर सीधे देखें तो इनके बीच से क्या निकलना चाहिए, H2O निकलना चाहिए। अगर H2O निकलना चाहिए तो कहीं से H2O निकाल दें, ये निकाल दें, H2O निकल गया, बचा क्या, CH3O बचा, CH3O ठीक है, क्या बन गया, CH3O बच गया। और ये क्या है, ROR है, ये क्या है आपका, ROR है, मतलब आपका अल्कोहल है। ठीक है, क्या है, ROR, सॉरी अल्कोहल बोल गए, ROR मतलब आपका क्या है, ईथर है। यहाँ से अगर बात करेंगे आप तो ये क्या है, ROR है, हो गया भैया। ठीक है, देखिए क्या है, ROR, यानी ये क्या है, अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए ROR मतलब क्या है, ईथर है, और कैसा है, इधर भी मिथिल इधर भी मिथिल, तो ये क्या हो गया, डाई मिथिल ईथर। ठीक है, डर गया होगा बेचारा इसी डाई मिथिल, ठीक है, ईथर, डाई मिथिल ईथर लिख लीजिए इसको। अगर एथिल अल्कोहल के साथ करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, डाई एथिल ईथर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब समस्या है बच्चों के साथ, जो बेचारे नए आते हैं वो समझ नहीं पाते हैं टाइम का प्रोसीजर क्या है। ये समय वाली इतनी दिक्कत है, क्या किया जाए। उसको 8:15 बजे बताया था हमने केमिस्ट्री का, 8:15 पौने 8 में कन्फ्यूज हो क्या किया। अगली लिख लीजिए, अगली हेडिंग है एस, कोई बात नहीं रख लिए तो खाली हेडिंग लिखाएंगे नहीं। ठीक है, SOCl2 के साथ अभिक्रिया, SOCl2 के साथ अभिक्रिया, SOCl2 सल्फोनिल क्लोराइड क्या करेगा, ये जानते तो हो यार अभिक्रिया, ये नहीं रिएक्शन तो करेगा। SOCl2 के साथ अभिक्रिया रिएक्शन तो करेगा, ये तो हमें भी पता है, लेकिन क्या करेगा वहाँ पे, क्या कुछ हटाएगा, जोड़ेगा, कुछ क्या करेगा। देखिए अगर SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, हाँ तो जानते हैं शायद PCl, हाँ PCl5 PCl3 SOCl2, बताया नहीं बताया। OH को हटा के क्या लगाते हैं, Cl लगाते हैं, तो ये भी क्या करेगा, OH को हटाकर Cl लगा देगा। तो इसका मतलब हो गया OH की जगह Cl लग जाएगा, मतलब मेथिल क्लोराइड, यानी मेथिल अल्कोहल से क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, PCl5 PCl3 SOCl2, अगर कभी OH के साथ अभिक्रिया करने जाएंगे तो अभिक्रिया करने पर ये क्या कर देंगे, OH के साथ
ठीक है। क्या करेंगे, OH को हटाकर क्लोरीन यानी Cl लगा देंगे। ठीक है, आप सुन लीजिए एक चीज़। ठीक है, अब आपका किसी दिन केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, क्योंकि फिजिक्स का तो आज हो ही गया, इसी चक्कर में थोड़ा और लेट हो गया। ठीक है, अब आपका किसी दिन केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, समझ रहे हैं, या तो कल ले लें, चलिए, या तो नेक्स्ट वीक में ले लेंगे। ठीक है, अगले वीक में ले लेंगे।